विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि बाबर ने कैसे पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और अपने मुगल वंश की सत्ता को स्थापित किया। उस बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरी तरह से समझ लिया है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बाबर पानीपत का युद्ध जीतने के बाद जब बादशाह बन जाता है तो लगातार 3 वर्षों तक वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ता है। वह लड़ाइयां कौन कौन सी है इसको आप ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। सबसे पहली लड़ाई जो है ये 1527 में होती है, जिसका नाम है खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध जो लड़ा जाता है, उस समय उत्तर भारत का सबसे प्रतापी और मजबूत शासक थे राणा सांगा। ये आप लोग बताए थे। राणा सांगा इतने ताकतवर सम्राट थे जिन्होंने लगभग 100 से भी अधिक लड़ाइयां लड़ी थी और लगभग सभी लड़ाइयों में उन्होंने विजय पाया। और कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से भी अधिक घाव। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि राणा प्रताप राणा सांगा कितने मजबूत और उस समय के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। बाबर को इसी बात का डर था। अब उसने दिल्ली पर तो अपना अधिकार स्थापित कर ही दिया था। अब भारत में टिकने के लिए उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में राणा सांगा सवाल प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली फतह यानी पानीपत का युद्ध जीतने के बाद मुगल वंश की सत्ता तो स्थापित हो गई, लेकिन खानवा का युद्ध जो है इसके विजय में मूलतः मुगल वंश को न सिर्फ स्थापित ही किया बल्कि हमेशा के लिए टिका दिया, क्योंकि राणा सांगा ही एकमात्र खतरा उन दिनों बाबर के लिए थे। और इधर जो है राणा सांगा को लगता था कि बाबर आया है, कुछ दिन यहाँ रहेगा, यहाँ से अपार धन लूटेगा और अपने देश चला जाएगा। महमूद गजनी जैसे आया था, लेकिन बाबर की इच्छा तो यही थी कि भारत में अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। तो दोनों के बीच जो है एक भीषण युद्ध होता है, जिसको हम लोग खानवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 16 और 17 मार्च 1527 में हुआ। इस युद्ध को बाबर ने बड़े ही चालाकी से जीता, क्योंकि वह जानता था कि इसका जो दुश्मन है, सामने जो दुश्मन खड़ा है वो काफी मजबूत है ना। उसने अपने साथ तो 15 और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। बाबर और मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा एक राजपूत शासक। बाबर ने क्या किया कि युद्ध के पहले उसके साथ जितने भी लोग आए थे वहां से, फरगना से या काबुल से, और उसकी जो सेना थी उनके बीच एक जोरदार भाषण दिया। भाषण में उसने कहा कि आप लोग शराब वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए, नशा वगैरह सब कुछ छोड़ देना है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ
राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ने में होना चाहिए और किसी भी हाल में हमें इस युद्ध को जीतना है। यदि हमें भारत पर शासन करना है तो राणा सांगा को हर हाल में पराजित करना होगा। और इसी क्रम में, इसी भाषण के क्रम में इसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद समझते हो आप लोग? जिहाद का अर्थ होता है, ये इस्लाम धर्म में ये शब्द बहुत ही मशहूर है। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम धर्म की रक्षा एवं इसके विस्तार हेतु लड़ा गया युद्ध, ये जिहाद कहलाता है। मतलब जो लोग मुसलमान नहीं है उनके विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी जाती है ना। जब मुसलमानों को लगता है कि उनका धर्म खतरे में है तो उस स्थिति में वे जो युद्ध करते हैं इसी को जिहाद बोला जाता है। तो क्योंकि सामने का जो शासक था वह किस धर्म का था? हिंदू धर्म का। राजपूत शासक था वह कौन? राणा सांगा, बड़ा ही प्रतापी शासक। तो जिहाद का नारा उसने अपने सैनिकों और अपने लोगों को दिया कि चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, सर ही क्यों न कट जाए, लेकिन हमें युद्ध भूमि से भागना नहीं है। क्योंकि भारत में टिकने का अगर इच्छा है तो इस युद्ध को हमें हर हाल में जीतना होगा। और इस भाषण में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। सारे जो सैनिक उसके थे उत्साह से भर गए। बाबर जो कि नशे का आदी था, गांजा भांग शराब का वह शौकीन था, उसने भी पीना छोड़ दिया। मतलब नशा बिल्कुल उसने छोड़ दिया। जितनी शराब की पेटियां रखी गई थी सबका शराब सब शराब को फेंक दिया गया। इससे लोगों को लगा, मतलब उसके सैनिकों को और उसके साथ के लोगों को लगा कि बाबर जो है इस युद्ध के प्रति गंभीर है और उत्साह से भरा हुआ है। और इसी का परिणाम है कि राणा सांगा जैसे वीर शासक को भी मुंह की खानी पड़ी इस युद्ध में। और कहा जाता है कि राणा सांगा के बहुत सारे सैनिकों का सर काट करके बाबर की सेना ने एक मीनार बना दिया था, एक किला, है ना। और इस तरह से खानवा के युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस युद्ध में राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनको युद्ध भूमि से हटा लिया जाता है और बुरी तरह से राणा सांगा की सेना पराजित होती है। तो इस युद्ध ने, खानवा के युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब भारत पर प्रमुख रूप से शासन मुगलों का ही रहेगा, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा जो थी वह इस युद्ध को जीतने के बाद समाप्त हो गई। अब आइए दूसरे युद्ध की तरफ चलते हैं। दूसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में लड़ा गया। ये चंदेरी कहाँ है? तो आप भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड और मालवा के सीमावर्ती क्षेत्र में यह स्थित है, यह क्षेत्र स्थित है। और यहाँ का जो उस समय शासक था उसका नाम था मेदिनी राय। ये मेदिनी राय कौन था? ये भी एक शासक था और यह राणा सांगा का संबंधी था, है ना। राणा सांगा ने इसको चंदेरी में शासन की देख रेख करने के लिए नियुक्त किया था। बाबर ने क्या किया, युद्ध के पहले मेदिनी राय के पास एक संदेशा भिजवाया। उस संदेशा में कहा गया था कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। और ये मेदिनी राय जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा को साथ भी दिया था, इसलिए बाबर खफा था, है ना। उसने एक संदेशे के जरिए
कहा कि आप भूख मत लड़िए, हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मेदिनी राय कहा मानने वाला, वह बोला कि नहीं, सर कट जाएगा, लेकिन हम तुम्हारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी का परिणाम हुआ कि 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें मेदिनी राय वीरता से लड़ता तो है, मगर अंत में उसकी हार होती है ना। इस तरह से बाबर ने उत्तर भारत के दो प्रमुख शासकों को पराजित किया, न सिर्फ पराजित किया बल्कि उनके क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और तीसरा एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको हम लोग घाघरा का युद्ध के नाम से जानते हैं, ये 1529 में हुआ। और यह युद्ध जो है, एक अफगान सरदार था जिसका नाम है महमूद लोदी। और ये महमूद लोदी कौन था, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये इब्राहिम लोदी का भाई। और पानीपत का युद्ध जब बाबर जीत जाता है तो वह वहां से भाग करके बिहार के क्षेत्र में आकर के शासन करने लगता है। और महमूद लोदी जो है क्या करता था कि अब चूंकि बाबर जो है उत्तर भारत की तरफ न था, उसका पूरा अधिकार हो गया। अब ये क्या करता था कि यह अपनी सेना लेकर के बाबर के शासन क्षेत्र में जा करके जबरदस्ती कभी आक्रमण कर देता, कभी लूटपाट चलता है ना, मतलब तंग कर दिया था। और इसी तंग हालत के कारण बाबर ने क्या किया कि घाघरा का युद्ध 1519 में किया। घाघरा का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह घाघरा नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था महमूद लोदी के साथ। जब मुगल सेना लड़ने के लिए आती है तो ज्यादा दिन अफगानी सैनिक टिक नहीं पाते हैं और इस युद्ध को आसानी के साथ बाबर जीत लेता है। इस तरह से बाबर ने बिहार तक का इलाका जो है अपने कब्जे में कर लिया। महमूद लोदी जान बचा करके बंगाल भाग जाता है। बाबरनामा किसकी कृति है? बाबर की। अब ये पूरी कहानी को, पूरे जीवन की कहानी को इस किताब में इसने पिरो दिया है। तीसरा पॉइंट है, हाँ, एक और किताब इसने लिखा था, दो पुस्तकों की रचना इसके द्वारा की गई थी। एक सुजूके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, और एक किताब का नाम है रिसाल ए उसज। इसका दूसरा नाम भी है खत ए बाबरी। ये दोनों नाम इसके ही। जब तक यह भारत में रहा, जितने दिनों तक यह शासन किया, 26 से लेकर के 1530 ईस्वी तक, इन 4 सालों में इसने कुछ प्रमुख लड़ाइयों को तो जीता ही, साथ ही साथ अपने शासन काल में उसने एक चांदी का सिक्का चलवाया था जिसको शाहरुख नाम से जाना जाता है ना। शाहरुख नामक सिक्का को चलाने वाला शासक यही था। कौन? बाबर। अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। इसने मुंबई यान नामक लेखन शैली को प्रारंभ किया था। ये एक लेखन शैली है मुंबई यान, और इसको प्रारंभ करने वाला मुगल शासक बाबर ही था। और अंतिम पॉइंट जो है, हम लोग इस पर भी चर्चा कर ले। आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि वहां पर एक बाबरी मस्जिद हुआ करता। सुने हैं आप लोग? बाबरी मस्जिद जो बाबर के ही शासक काल में, उसी का एक सेना नायक था जिसका नाम था मीर बाकी। लिख लेना, मीर बाकी। मीर बाकी उसका नाम था। उसने क्या किया था कि अयोध्या में हिंदू मंदिरों को हटा करके वहां मस्जिद बनाया था, और जिसका विवाद जो है अभी कुछ वर्ष पहले तक था, है ना।
बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बाबर के प्रारंभिक जीवन से लेकर के उसके संघर्षों की कहानी, भारत में लड़े गए युद्ध, मुगल सत्ता की स्थापना, सबको अगर हम लोग देखें तो बाबर ने अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया और जब वह बादशाह बना तो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। हाँ, एक चीज और, बाबर ने आगरा में आराम बाग बनवाया था, एक बाग, बहुत बड़ा बाग, इसका नाम रखा था आराम बाग। मात्र 4 साल 1526 से लेकर के 1530 तक 4 सालों तक इसका शासन रहा और 30 में जो है 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके 100 को इसी आगरा के आराम बाग में दफनाया गया है ना। अब इसके मृत्यु से संबंधित भी कहानी है, उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। इसके मृत्यु के बारे में कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर जिस प्रदेश से आया था वहां की जलवायु और भारत की जलवायु दोनों में काफी अंतर है, तो भारत की जलवायु के अनुरूप अपने आप को वह ढाल नहीं सका और इस कारण वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका। कुछ दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि बाबर नशे का आदी था, भांग, गांजा, शराब की लत, तीनों की लत जो है उसके पास थी और इस कारण उसे बीमारी हुई। अधिक मात्रा में नशा करने के कारण वह बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी एक बेटी थी, अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है हुमायूं नामा। ये अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। उस किताब में गुलबदन बेगम ने लिखा है, इब्राहिम लोदी जो पानीपत के युद्ध में मारा गया, उसकी माँ बाबर के यहाँ नौकरी करने लगी, बावर्ची का काम, खाना बनाने का काम करने लगी। उसने नहीं बताया कि मैं इब्राहिम लोदी की माँ। इब्राहिम लोदी तो युद्ध में मारा गया था। उसकी माँ के अंदर जो है एक बदला लेने की भावना थी और इसी भावना से उसने बाबर के यहाँ नौकरी की, खाना बनाने का काम किया और एक दिन चुपके से उसने खीर बनाया और खीर में जहर डाल, जिस खीर को खा करके बाबर जो है भले चाहे कुछ भी हो, सच्चाई जो भी हो वो हम लोग नहीं जानते हैं, ये कहानी थी इसलिए जानना जरूरी था। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया जाता है। लेकिन इसने जो ये किताब लिखी है अपनी आत्मकथा तुरुके बाबरी, इसमें इसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे 100 को काबुल में दफनाया जाए। जब इस किताब को मुगल सरदारों ने पढ़ा या आगे हुमायूं ने पढ़ा तो तय हुआ कि आराम बाग से 100 को निकाल करके दोबारा जो है काबुल में दफनाया जाए ताकि बाबर की जो इच्छा है वह पूर्ण हो। और यही हुआ, आगरा से 100 को निकाला गया आराम बाग से और उस 100 को काबुल ले जाया गया और दूसरी बार और अंतिम रूप से काबुल में ही उसको दफना दिया। तो ये इतनी कहानी जो थी उस शख्स की थी जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। लंबे संघर्ष के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होता है और यह शासन जो है अंग्रेजों के आने के बाद तक 1857 तक
मुगल वंश का शासन भारत में चलता है, उसको हम लोग क्रम वाइज धीरे धीरे करके अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।